हाँ जी खिलाड़ियों, कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन। स्वागत है आपका टारगेट विद रमा के आपके इस परिवार में। चलिए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3। होप जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगा रहे हैं वो अपनी तैयारी को आंक रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप रामबाण को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास एक अच्छा खासा हथियार है जिससे आप कॉम्पीट कर सकते हो एग्जाम में जाकर। ओके चलिए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 यानी कि 60,244 एक सीट तो अपन को छीननी है। ये प्रत्येक व्यक्ति का जो तैयारी कर रहा है, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक खिलाड़ी, उसका एक मोटो होना चाहिए। देखो कब्जा करना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ कब्जा करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलने वाली। लगभग 31 से 32 लाख फॉर्म फिल हो जाएंगे या फिर 30 लाख तो हो चुके हैं। लगभग 31 से 32 लाख का आंकड़ा है, मुझे लग रहा है इतना पार कर ही लेगा। और बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत तगड़ा। और इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन देखिए, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू करें? बोलिए, शुरू कर दें। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। बताइए द्विसदनात्मक का मतलब क्या है, यानी कि उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों में नहीं है, केवल एक ही है। इसने ये पूछा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक, किसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में बच्चों, किसमें? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। किस किस में है? अभी तक केवल उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए कितने में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उसके साथ महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। कितने? 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। आपसे पूछ लेगा। ओके तो किसमें नहीं है? इसमें मध्य प्रदेश में नहीं है। हमको ये नहीं कहना किसमें नहीं है, हमको याद रखना है कि किसमें है। 6 में है, बाकी में नहीं है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप्स ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये वही ब्राह्मी लिपि है जिसमें अशोक के शिलालेख लिखाए गए थे। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा। ओके नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन। देखो लगाते हुए चलना, 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन जीएस के हैं, केवल जीएस की टेस्ट है। ये जीएस की इसलिए क्योंकि हिंदी और रीजनिंग पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखे होंगे, तो जीएस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे तो आपको वो प्लस पॉइंट ही दे के जाएंगे। ठीक है ना। तीसरा क्या करा? ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? बताइए मुझे। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार मंदिर या फिर चित्रगुप्त मंदिर, कौन सा खजुराहो में नहीं है? बताइए। तो दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। और कौन कौन से हैं? कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश, 64 योगिनी ये भी, और चित्रगुप्त मंदिर, ये तीनों कहाँ पर है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर? खजुराहो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जबकि दशावतार जो मंदिर है आपका वो खजुराहो में नहीं है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में कहाँ पर? झांसी में। ये गुप्त काल का, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसा मंदिर है जिस पर क्या नहीं है? जिसकी छत सपाट है, सपाट। ठीक है ना। चलिए, ईंटों से बना हुआ मंदिर, प्रथम गुप्तकालीन मंदिर। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। बताइए, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। बताइए कहाँ पर है? तो ये है आपका ग्वालियर में। आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लड्डू क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि तानसेन का किसके दरबार में था, पूछेगा तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्लेंडर मिस्टेक करते हुए चलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी क्या करना है? टेस्ट लगाना है और तुरंत टेस्ट को फिर रिवाइज करना है। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ मैं, आप अगर टेस्ट लगा रहे हो, कहीं पर भी लगा रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज करना बहुत बड़ी बात है। और क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर, क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो उसके नीचे 6, 7, 20, 40 पॉइंट और लिखवा दिए, बहुत गलत रणनीति है। 5वां देखिए, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर श्रीमती एनी बेसेंट। बताइए किसने किया इनमें से? तो ये किया अपना राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। हिंदू धर्म में पहला सुधार जो आंदोलन
समाज था वो ब्रह्म समाज ही था, पहला संगठन जो था वो ब्रह्म समाज था, याद रखिएगा। हिंदू धर्म में पहला जो संगठन धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार था वो कौन सा था, ब्रह्म समाज ही था। 1828 में राजा राम मोहन, कब, 1828 में, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, स्थलीय नहीं, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, बताइए कौन सबसे पहले आए थे, किसने स्थापित किए? अंग्रेज आए थे या फिर फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे? तो हम क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। एक लिस्बन से एक व्यक्ति चला, जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में भारत में वो केरल के तट पर उतरता है, कहाँ पर, केरल के तट पर आता है, और वही व्यक्ति उसी से प्रेरित होकर क्या करते हैं, भारत में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, कौन आए थे, पुर्तगाली ने सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र 1498 में स्थापित किया। मैं वही कह रहा हूं 1498 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, कब किया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। चलते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां जाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो यहीं से शुरू होती है दांडी मार्च की यात्रा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपसे यह भी पूछ सकता है कि वो पहुंचे कब थे दांडी मार्च? तो 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले, सत्याग्रह की बात है, आंदोलन की बात नहीं है, सत्याग्रह की बात, तो किसने किया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, या फिर गांधी ने? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था 1917 में। आपको याद होगा, बिहार चंपारण में। कब किया था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं, जो बिहार में है, उसको याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। ये टेस्ट आपका हिस्ट्री बेस्ड है, इसमें मोस्ट ऑफ द हमने क्या कवर किया, हिस्ट्री कवर किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 10वां क्या कह रहा है, 9वां, बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? बताइए, बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन? सरदार पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, महात्मा गांधी, महादेव देसाई। सरदार पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, महात्मा गांधी, या फिर महादेव देसाई? बताइए तो कौन थे? सरदार पटेल। बारदौली सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, 1928 में ही सत्याग्रह होता है। सरदार पटेल इसके नेता थे और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किस सत्याग्रह के दौरान दी गई थी? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि मिली थी। 10वां क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए फटाफट। 10वां कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? बताइए। मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस और शाहनवाज खान। आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। मोहन सिंह थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? बताइए। तो मोहन सिंह, याद रखिएगा, आप आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति को सुभाष चंद्र बोस नहीं लगा कराओगे, ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहां पर आप फंस जाओ 50-50 में। तो याद रखिएगा, मोहन सिंह थे। सबसे पहला विचार आजाद हिंद फौज का जिसके मन में आया था वो मोहन सिंह थे, और गठन जो जिसने किया था वो सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिएगा। डिवीजन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके सेनापति थे। 1942 में ये बना, कौन सा? आजाद हिंद फौज। कैप्टन कौन बनाया गया? मोहन सिंह। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमने कल क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था आप उसमें पूछा गया था। बताइए, मोर था, सारस था, तोता थे, कोयल थे? तो क्रेन। क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। क्या है? सारस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सोच के लगाना है, सोच के लगाना है, माइंड को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, बाहर की आवाजें बंद करनी है, बाहर का कुछ भी नहीं सोचना है। मालवा, दक्कन, बंगाल या गुजरात? किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? मालवा में, दक्कन में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो गुजरात में। याद रखिएगा बच्चों, गुजरात में विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात में किया गया था, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, कौन सी विजय? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट पढ़िए फटाफट। 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। पूछा है कि
किस कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्हें गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? बताइए किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये थे गुरु अंगद देव। किसने लिखी थी बच्चों? गुरु अंगद देव ने सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, याद रखिएगा। जो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी, उनकी वाणियों को जो संकलन किया था उसको क्या नाम दिया था? आदि ग्रंथ नाम दिया था। और इसकी ही रचना किसने की थी? गुरु अंगद देव ने इसको लिखा था। किसको? आदि ग्रंथ को। नेक्स्ट करा कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? बच्चों गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? बताइए, अल्बुकर्क, किब्राल, अल्मीडा या फिर डी ब्रेगिंजा? बताइए, अल्बुकर्क था, किब्राल था, अल्मीडा था, वह डी ब्रेगेंजा था। कुछ काम तो इन्होंने बहुत अच्छे किए, यानी कि ऐसे काम जो आजकल के यहाँ पर जड़ बुद्धि लोग करते, आज भी अगर वो ऐसा ना करते ना कुछ ऐसे काम, तो आज भी लोग ना जो पीस लोग हैं वो अब भी ऐसा ही कर रहे होते, सती प्रथा को चला रहे होते कि हमारी संस्कृति, हमारा कुछ भी, हम कुछ भी करें। बताइए, क्वेश्चन पे लौटिए। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त किया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा गवर्नर था पुर्तगाली? तो अल्बुकर्क था। याद रखिए, कौन? अल्बुकर्क। और ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? आप मुझे बताओगे, अल्बुकर्क से या फिर अल्मीडा से? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? कौन सी ऐसी घटना हुई जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे पे कब्जा कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसका वास्तविक स्वामी बन गई? बक्सर की लड़ाई थी या प्लासी की लड़ाई थी? बताइए, बक्सर की लड़ाई थी या प्लासी की लड़ाई थी? फर्रुखसियार का फरमान था 1717 का या फिर इब्राहिम खान का फरमान था 1690 का? तो याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई ने 1764 में जो बक्सर की लड़ाई होती है, कब? बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। किसने? बक्सर की लड़ाई ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी नहर आप नाम बताइए। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, गंगा नहर या फिर गंडक? बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम बता दीजिए मुझको। तो यह है आपकी शारदा नहर। कौन सी नहर है बच्चों? कौन सी नहर है मेरे खिलाड़ियों? शारदा नहर है। याद रखिएगा, यूपी की सबसे बड़ी नहर, रिवाइज करिए, यूपी की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम बताइए। यूपी की सबसे पुरानी नहर का नाम मुझे बताइए। तो पूर्वी यमुना नहर। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है। ये सबसे पुरानी कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं यूपी में? बताइए, यूपी में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा, एडिशनल जानकारी है, 9 आपसे पूछ सकता है यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम, सबसे ज्यादा 1% किसमें और सबसे कम 1% किसमें है? बताइए मुझे। सोनभद्र व मेरठ है, मेरठ व लखनऊ है, लखनऊ व लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र व संत रविदास नगर है? बताइए मुझे। तो सोनभद्र और संत रविदास नगर इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिशत भी कम भी होगा। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो 1 मिलते हैं वो सोनभद्र में मिलते हैं और सबसे कम जो 1 मिलते हैं वो संत रविदास नगर में मिलते हैं। यूपी स्पेशल बिल्कुल मत छोड़ के जाना, मैंने सारा ख्याल रखा है आपका, करंट से लेकर यूपी स्पेशल और आपका स्टैटिक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है पहली टेस्ट में। तो बांदा में, सोनभद्र में, ललितपुर में या फिर आजमगढ़ में? बताइए किस में पाया जाता है? तो ये मिलता है आपका ललितपुर में। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम आपका मिलता है किसमें? ललितपुर में, याद रखिएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल आपने सुना होगा संसदीय व्यवस्था में, तो किस देश की देन है? बताइए, भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या फिर स्विट्जरलैंड की? किसकी है? फटाफट। तो ये है भारत की। किसकी? भारत की, याद रखिएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत की देन है। इसको जीरो आवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? इसको जीरो आवर भी बोला जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960 और 70 की सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिया गया। कब? 1960-70 के दौरान। 1960 और 70 के दौरान, याद रखिएगा मेरे खिलाड़ियों, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट। लोकसभा के प्रथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती, वीवी सिंह?
सर मुझे यही पता है, मुझे और कुछ नहीं पता, जीवन में बचपन में यही याद है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मैंने यही पढ़ा है। कोई भी बुक उठाई है तो अगर मैंने लोकसभा शुरू किया तो सबसे पहले यही पढ़ा है, लेकिन मैं इसमें भी क्वेश्चन गलत कर आऊँगा, ऐसे कैसे भाई। तो बताइए कौन थे, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। 1952 से 1956 तक इनका काल था। 52 से 56 याद रखिएगा, 52 से लेकर 56 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब से लेकर कब तक, 52 से लेकर 56 तक। पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो हुकम सिंह जो थे वो थर्ड के थे। कौन से, तीसरी लोकसभा के हुकम सिंह थे, ठीक है। और उसके बाद आगे एक और है बी.डी. जत्ती, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बी.डी. जत्ती कौन थे, 1977 में, 1977 में बी.डी. जत्ती आपके भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो जीवी मावलंकर को नहीं भूलना है, बाकी सबको भूल जाना। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र, संविधान सभा का पूछा है बच्चों, लोकसभा का नहीं पूछा है, राज्यसभा का नहीं पूछा है। संविधान सभा का पहला सत्र कब, कहाँ नहीं, कब कब आयोजित किया गया बताइए। 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1940 को या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन किया गया। और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन थे बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1940 को पुनः, यानी कि कब से, 9, 10, 11 दिसंबर 1940 को स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो तीनों पॉइंट याद रखने हैं, कब आयोजित हुआ, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। और इसी समय बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। बी.एन. राव, कौन, बी.एन. राव, भूलना नहीं है, बी.एन. राव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी.एन. राव पहले संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। नेक्स्ट चलिए फटाफट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए, संविधान की आत्मा। टेक अ सेकेंड, बताइए, 2-3 सेकंड दीजिए, फटाफट माइंड में क्लिक करिए। मूल अधिकार, संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन है बताइए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है बताइए, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, संविधान की आत्मा, तो संविधान की उद्देशिका को, किसको, संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोला गया है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर खाली आपसे पूछे कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की उद्देशिका। क्या हो जाएगा, संविधान की उद्देशिका। चलिए, संविधान की कुंजी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, इंडियन पॉलिटी, सर्वोच्च कौन है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे सर्वोच्च न्यायालय में या फिर संविधान में। बताइए सर्वोच्च कौन है भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो उच्च जिसको दर्जा मिला गया है वो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए फटाफट, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वह वर्ष कौन सा था, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वह कौन सा वर्ष था। आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई लगा दो, आरटीआई लगा दो। आरटीआई के बारे में पता भी होना चाहिए कि आरटीआई कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था 2005 में या फिर 2004 में या फिर 2001 में या फिर 2002 में। बताइए कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में, याद रखिएगा 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट फटाफट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, बताइए महाभारत का फारसी अनुवाद होता है, उसका शीर्षक क्या दिया गया था। अनवर ए सुहेली, रज़्मनामा, हस्त बहिस्त या फिर अयार दानिश। तो रज़्मनामा, क्या दिया गया था, रज़्मनामा। 3 सेकंड लिया करिए, अगर नहीं पता है तो आगे बढ़ना है और बढ़ने से पहले पूरे एफर्ट लगाना है, हमको आंसर तक पहुंचना है। थोड़ा गला खराब है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। किसका, इंडियन एसोसिएशन। बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एस.एन. बैनर्जी। ठीक है, 3 सेकंड लीजिए, फटाफट बताइए। बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, कौन था बताइए।
तो एस.एन. बैनर्जी कौन थे? एस.एन. बैनर्जी याद रखिएगा 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है और गठन किसने किया था? एस.एन. बैनर्जी ने। किसने किया था बच्चों? एस.एन. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी याद रखिएगा। और वो कांग्रेस से पहले ना जो इंडियन जो भारतीय जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन था। प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की बात आ जाए इंडियन कांग्रेस से पहले तो कौन था? इंडियन एसोसिएशन ही था जिसकी स्थापना की थी एस.एन. बैनर्जी ने 1876 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां पर हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां पर हुई बताइए? मुंबई में या फिर पूना में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में? तो इन दोनों को आप स्किप कर दोगे, मुझे पता है। मुंबई में या फिर पूना में बताइए। तो कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम की गठन किया गया था। ए.ओ. ह्यूम, इस नाम को मत बोलना बच्चों। ए.ओ. ह्यूम आपसे कभी भी पूछ सकता है। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनता है। कांग्रेस ने 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और प्रथम जो अधिवेशन होता है उसमें इसका नाम क्या कर दिया जाता है? प्रथम अधिवेशन में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पर? दादा भाई नारोजी। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, करता कौन है? ए.ओ. ह्यूम करता है 1884 में। उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है 1885 में जाके। कब? 1885 में। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करता है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन करता है? वोमेश चंद्र बैनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को दादा भाई नारोजी के रिकमेंडेशन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया जाता है। कुल टोटल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इसको भी याद रखना है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट अगर की दामोदर सहायक नदी है, बताइए दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की, गंगा की, पद्मा की या फिर स्वर्ण रेखा की? हुगली की, गंगा की, पद्मा की या फिर स्वर्ण रेखा की? बताइए मुझे। तो हुगली की सहायक नदी है कौन? दामोदर सहायक नदी है हुगली की, याद रखिएगा। और इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। हुगली की एक और प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। कौन? जलांगी। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से जो राज्य हैं उनमें से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है बताइए? जिसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा का मतलब क्या है? समुद्र से जिसकी सबसे ज्यादा भूभाग मिल रहा हो उसको लंबी तटरेखा बोलेंगे। किसकी? गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल की या फिर तमिलनाडु की? 1 2 3 किसकी है? गुजरात की। बच्चों किसकी है? गुजरात की है। याद रखिएगा किसकी? गुजरात की। आगे चलिए। और टोटल अगर हम बात करें, टोटल जो भारत की समुद्री तटरेखा टच करता है वो कितनी है? 75,165 किलोमीटर। 75165 किलोमीटर। 75165 किलोमीटर लंबी तटरेखा है किसकी? भारत की। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, अंडमान निकोबार इन द्वीपों को छोड़ दें तो कितनी है? 6100। कितनी है बच्चों? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। सॉरी, जो आप इसके तटीय भाग की जो लंबाई 75,000 नहीं, गलती से हो गया, 7516 7516 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी है, लगभग 1200 के आसपास किलोमीटर। याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? 30वां क्वेश्चन। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। यूपी में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। 1 2 3 तो किसमें? महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी कहां पर मिलती है बच्चों? महाराष्ट्र में मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलिए। चिल्का झील। चिल्का झील कहां अवस्थित है? चिल्का झील कहां पर स्थित है बताइए? चिल्का झील कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? टेक अ 3 सेकेंड। 1 2 3 तो किसमें है ये? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पर है बच्चों? उड़ीसा में। याद रखिएगा। और मेरे साथ कुछ प्रमुख झीलें भी एक बार कर लीजिए, जैसे कि डल झील कहां पर है बताइए? डल झील कहां पर है? तो डल झील है आपकी जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। उसके बाद आपकी वुलर झील कहां पर है? तो वुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में। दोनों को याद रखना, डल झील और वुलर झील। नेक्स्ट, राजसमंद झील। राजसमंद झील कहां पर है? तो राजस्थान में है। उसके बाद पिछोला झील कहां पर है? ये भी राजस्थान में है। उसके बाद आपका सांबर झील कहां पर है? ये भी राजस्थान में है। तो राजस्थान की आर की तीनों को याद रखने का, आरपीएस, आर से आरपीएस याद रखिएगा, यानी कि राजसमंद, पिछोला और सांबर, ये कहां पर है? राजस्थान में।
और आपको एक आंध्र प्रदेश की भी याद रखनी है, कौन सी, हुसैन सागर झील। आपसे पुलिकट नहीं पूछेगा, आपसे हुसैन सागर झील पूछेगा। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की पुलिकट झील को भी याद रखिएगा हल्का फुल्का। उसके बाद आपका मणिपुर में एक लोकतक झील है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोकतक झील मणिपुर में, फुमडीज वहीं पर है, डांसिंग डियर वहीं पर है, आपकी तैरती हुई जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो यही है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो लोकतक झील को याद रखना, ये कहां पर है, मणिपुर में है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और पूछता भी है। चिल्का आपको पता है उड़ीसा में है। उसके बाद लोनार याद रखना है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपने सुनी होगी, महाराष्ट्र में जो क्रेटर किससे बनी है, क्रेटर झील बोलते हैं। उसके बाद आपका वेम्बनाड झील केरल में है। उसके बाद गोविंद सागर झील आपका पंजाब में है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा है। अब करंट के क्वेश्चन आपके लिए मिले आ चुके हैं। WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, जॉइंट पांडा, बाघ, हॉर्नबिल या फिर सफेद भालू, बताइए कौन सा है। तो जॉइंट पांडा WWF का आपका जो आपका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो है जॉइंट पांडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहां पर, सिलिकॉन वैली कहां पर है, ये अमेरिका में। आपने सिलिकॉन वैली कई बार आपने सुना होगा। अमेरिका में कहां पर है सिलिकॉन वैली, कोलोराडो में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में या फिर फ्लोरिडा में, बताइए कहां पर है। तो यह है आपकी कैलिफोर्निया में, कहां पर, कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़िए 34 क्वेश्चन। रिक्टर पैमाना, आपने रिएक्टर पैमाना सुना होगा, किसको मापता है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए, रिक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, ध्वनि की तीव्रता, फिर भूकंपीय लहरों का आयाम, बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, भूकंपीय लहरों का आयाम, एम्पलीट्यूड, किसका, भूकंपीय लहरों का, याद रखिएगा। रिक्टर पैमाना यूज किया जाता है। आपने एक और मर्केली सुना होगा, तो मर्केली को भी नहीं भूलना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस एरिया में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बताइए। तो यह है आपका अयोध्या जिले में। कौन से जिले में, अयोध्या जिले में। अभी उसमें राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, हाँ वही जिला। तो कौन से 75,000 करोड़ का निवेश कहां पर किया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी द्वारा। तो ये किया जाएगा तुम्हारा इसमें ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाई जाएंगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया। कौन सा सम्मान बच्चों, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान, और कौन सा है, 33वां है। तो किसे चुना गया है, पुष्पा भारती, शिव शंकरी, वीणा ठाकुर या फिर इंद्रजीत केसर, बताइए मुझे किसे चुना गया है। 36वें का आंसर मुझे फटाफट बता दीजिए। तो किसे चुना गया, पुष्पा भारती को। बच्चों किसको चुना गया है, पुष्पा भारती को चुना गया है। यादें, यादें और यादें के लिए, किसके लिए, इनका एक संस्मरण है, यादें, यादें और यादें, याद रखिएगा। व्यास सम्मान। नेक्स्ट, PhD की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर कौन बनी है। मूक किन्नर यानी कि बोलती नहीं है, PhD की उपाधि हासिल करी है और देश की पहली है, इसलिए बड़ा खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछने वाला है। बताइए, कुंज रानी है, उर्मिला है, मिनाज है या फिर दीपा साहू है, बताइए कौन है, फटाफट बताइए कौन है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन है, दीपा साहू। बच्चों कौन है, दीपा साहू पहली मूक किन्नर हैं जिन्होंने PhD की उपाधि हासिल की है। उड़ीसा की कटक की निवासी है। कहां की है बच्चों, कहां की है, उड़ीसा की, ठीक है, कहां की, उड़ीसा की, याद रखिएगा। उड़ीसा की कटक की निवासी हैं दीपा साहू, PhD की उपाधि हासिल की है। और किस में, वनस्पति विज्ञान में। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान से इन्होंने MA किया और उसके बाद PhD की हासिल उपाधि की। उसके बाद कोल्ड ब्लडेड लव, नेक्स्ट कह रहा है कोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आपसे उपन्यास भी पूछ लेता है कि कौन सी कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए, प्रेम कुमार शुक्ला, गिरीश दत्त शुक्ला, सी है आपका आकाश द्विवेदी या फिर गिरीश कुमार। तो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड लव, कोल्ड ब्लडेड लव किसके द्वारा है बताइए। तो गिरीश दत्त शुक्ला, किसके द्वारा बच्चों, गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा, गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा। कौन सा, कोल्ड ब्लडेड लव। ओके, तो आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
यही आपका टेस्ट होता है। इसमें 38 क्वेश्चन पूछता है, करंट, जीएस, स्टैटिक, सारे यूपी स्पेशल सबको मिला के 38 क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी पुलिस में। किसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस में। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं लास्ट में, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8-8, 10-10 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगाइए। नो, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एनालाइज करिए अच्छे तरीके से। अगर कोई टॉपिक नहीं बन रहा है उसको नोट्स में उतारिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है नोट्स में उतारने का। है भाई, है। कुछ पॉइंट अगर आप लिख लोगे, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लोगे, तो आप बहुत बड़ी बातें नहीं हो जाएंगी, आपके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी स्ट्रिक्ट ना हुआ जाए, तो होना तो पड़ेगा। कठोर, त्याग, सब कुछ करना पड़ेगा। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इसको कंप्लीट जरूर करना है। और एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर बनता है दोस्तों। मेरे खिलाड़ियों इसको शेयर जरूर करना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना? जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं उनको जरूर भेजना, वो इसे लगाएं। 30 मिनट का होता है और 30 मिनट में आसानी से आप 38 क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन जो अब तक के अपडेट है, यानी कि दिसंबर नहीं, जनवरी तक के अपडेट हैं इसमें, जनवरी 2024 तक के। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना। कल इसी टाइम मिलते हैं 10 बजे। अगला प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 आपके लिए आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।